हेलो फ्रेंड्स, मैं इंद्रजीत आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम द्वार पे आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज है 1 जनवरी 2023 और आज एक शुभ शुरुआत करते हैं अपने इस चैनल पे। और साथ ही आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। नव वर्ष 2023 की आज शुरुआत हो रही है और अभी एग्ज़ाम चल रहे हैं किस किस के, तो सीटेट 2022-23 सीटेट 2022 के एग्ज़ाम चल रहे हैं। 2 दिन का एग्ज़ाम हो चुका है, तीसरा एग्जाम 9 जनवरी से शुरू होगा। इसके लिए हमने आपके लिए एक बहुत ही शानदार सेशन लाया है, तो चलिए देखते हैं क्या कुछ बात करेंगे इस सेशन में। सबसे पहले 9 वर्ष की आप सभी को बहुत बहुत बधाई। आप और आपके परिवार को 9 वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। इसी के साथ हम बढ़ते हैं आगे और देखते हैं। तो आज हम बात करेंगे सीटेट 2022 में एनसीएफ 2022 से। सीटेट 2022 का एग्जाम चल रहा है। 28 और 29 दिसंबर को एग्जाम हो चुका है 2 शिफ्ट में, और तीसरा एग्जाम 9 जनवरी से शुरू होगा जो 7 फरवरी तक चलेगा। उससे पहले अभी जो एग्ज़ाम चल रहे हैं उसमें एनसीएफ 2005 और एनईपी यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 इससे रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। चूँकि एनसीएफ 2022 का भी शुभारंभ कर दिया गया है, किसके द्वारा किया गया है, किस बेसिस पे किया गया है, साथ में उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, इन सब को जान लेना जरूरी है। क्या पता आने वाले एग्जाम में आपसे वो पूछ लिया जाए। तो बहुत ही शानदार सेशन होने वाला है। तो उम्मीद है आप इस वीडियो को जरूर ध्यान से देखेंगे। साथ ही मैं आपको इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कराऊंगा। जैसे ये आप देख सकते हैं क्वेश्चन, तो ये एनसीएफ 2022 से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इनसे रिलेटेड जितने भी टॉपिक हैं वो सारे करा दूंगा। साथ ही उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो भी मैं आपको इस वीडियो में कराऊंगा। तो अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। जो भी स्टूडेंट सीटेट 2022 का एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए बहुत ही शानदार होने वाला है, तो आप सभी अपने दोस्तों में इसे जरूर शेयर कर दे। और चलिए शुरू करते हैं एनसीएफ से सवाल। एनसीएफ से सवाल और साथ ही उसके थ्योरी क्या क्या उसमें कहे गए हैं, क्या क्या कुछ पूछे गए हैं, इसके बारे में सबसे पहले जान लेते हैं। एनसीएफ 2022 की शुरुआत किसके द्वारा किया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ कि फाउंडेशनल स्टेज के लिए नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क यानी एनसीएफ 2022 की घोषणा की गई। किसके लिए, तो ये फाउंडेशनल स्टेज के लिए। यहीं से एक प्रश्न आपके लिए बनता है कि किस स्टेज के लिए एनसीएफ 2022 की घोषणा की गई है, तो ये फाउंडेशनल स्टेज के लिए किया गया है। चलिए ये वीडियो में आप देख सकते हैं यहाँ ये शिक्षा मंत्री हैं। कौन है ये शिक्षा मंत्री, तो धर्मेंद्र प्रधान। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। किसने इसका शुभारंभ किया है, तो शिक्षा मंत्री, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इसका शुभारंभ किया था। चलिए आगे देखते हैं क्या कुछ लिखा हुआ है इसके बारे में। आप देख सकते हैं कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कब 20 अक्टूबर 2022 को फाउंडेशनल स्टेज के लिए नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क यानी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2022 को लॉन्च किया है। इसका हिंदी क्या होता है, एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क का हिंदी क्या करता है, ये भी 1 नंबर का पूछ लिया जाता है आपसे कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2022। इससे पहले वाला एनसीएफ कौन सा है, तो वो एनसीएफ 2005 है। ठीक है, चलिए तो 2022 के बारे में बात कर रहे हैं। तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा इसका शुरुआत किया गया है कब, 20 अक्टूबर 2022 को। किस स्टेज के लिए, तो ये फाउंडेशनल स्टेज के लिए नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2022 को लॉन्च किया। साथ ही इसी के साथ एक और चीज़ लॉन्च किया गया है, वो भी इंपॉर्टेंट है। क्या, केंद्रीय विद्यालय में जो भी केंद्रीय विद्यालय हैं, जितने भी देश भर में केंद्रीय विद्यालय हैं, उनके लिए बाल वाटिका का भी शुभारंभ किया गया है। तो दोस्तों आइए जानते हैं नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क यानी एनसीएफ 2022 की प्रमुख विशेषता। क्या कुछ कहा गया है एनसीएफ 2022 में, उसकी क्या क्या विशेषता है, इन सब के बारे में आइए जानते हैं। सबसे पहले क्या कुछ कहा गया है इसके बारे में जानते हैं। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 यानी एनईपी 2020 द्वारा दिए गए सुझावों के आधार पर एनसीएफ 2022 को तैयार किया गया। किसके द्वारा, ये किसके, एनसीएफ 2022 किसके आधार पे, किसके सुझाव पे तैयार किया गया है, तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि एनईपी यानी नई शिक्षा नीति न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के आधार पे ही एनसीएफ 2022 को तैयार किया गया है। आइए जानते हैं, यानी कि उससे कुछ पॉइंट इसमें, बहुत सारे पॉइंट, कुछ नहीं बहुत सारे पॉइंट इसमें जोड़े गए हैं। जैसे स्कूली शिक्षा के लिए एनसीएफ के 4 चरण हैं। पहला है फाउंडेशनल, दूसरा है प्रिपरेटरी, तीसरा है मध्य और चौथा है माध्यमिक चरण। ये 4 चरण जोड़े गए हैं एनसीएफ 2022 के मुताबिक। चलिए अगला पॉइंट जानते हैं। अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट हो हमारा कि एनसीएफ की फाउंडेशनल स्टेज 3 से 8 साल तक की उम्र के छोटे बच्चों के लिए देश की पहली एकीकृत एनसीएफ है। यानी कि इसमें 3 से, किसमें, एनसीएफ 2022 में 3 से 8 साल के बच्चों के लिए ये पहली एनसीएफ है जो फाउंडेशनल स्टेज के लिए बनाया गया है। और इससे समग्र दृष्टिकोण के जरिए शिक्षा की गुणवत्ता व्यापक रूप से बेहतर हो जाएगी, इसके लिए ये बनाया गया है।
चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट क्या कर रहा है एनसीएफ 2022 हमारा। एनसीएफ 2022 कहता है कि एनईपी 2020 में स्पष्ट किया गया है कि ये किसकी बात कर रहा है, एनईपी 2020 की नई शिक्षा नीति 2020 में स्पष्ट किया गया है कि फाउंडेशनल स्टेज के लिए नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क में पाठ्यक्रम की व्यवस्था के लिए वैचारिक परिचालन एवं आपस में संवाद संबंधी दृष्टिकोण, अध्यापन समय एवं सामग्री की व्यवस्था, बच्चे के समग्र अनुभव के मूल में खेल का उपयोग किया जाएगा। किसकी पॉइंट कर रहा है, ये खेल को महत्व दे रहा है, ठीक है, खेल का उपयोग किया जाएगा। हालांकि एनसीएफ का फाउंडेशनल स्टेज पाठ्य पुस्तकों के रिवीजन के बारे में नहीं है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, ये आपको इससे आपको क्वेश्चन भी बनेगा। हम इस वीडियो के नीचे आपको क्वेश्चन भी देंगे जो एनसीएफ 2022 से रिलेटेड बन सकते हैं और एग्जाम में आपके पूछे जा सकते हैं। तो एनसीएफ का फाउंडेशनल स्टेज पाठ्य पुस्तकों के रिवीजन के बारे में नहीं है, बल्कि शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया के बदलाव के बारे में है। ये लाइन देखिए, शिक्षण और सीखने के बारे में बदलाव के बारे में, ठीक ना, ये लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जबकि शिक्षा का माध्यम एक अभिन्न अंग है, यह खेल आधारित शिक्षा शास्त्र और देर से सीखने को संबोधित करने पर भी ध्यान केंद्रित करता है। तो ये सारा लाइन जो आप देख रहे हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके सीटेट एग्जाम के दृष्टि से। सीटेट 2022 का एग्जाम तो चल रहा है, अभी 9 जनवरी को अगला शिफ्ट है, यानी तीसरा दिन का एग्जाम 9 जनवरी को होगा, उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आने वाले समय के लिए। चलिए देखते हैं एनसीएफ 2022 और क्या कहता है। तो बच्चे खेल के माध्यम से ही सबसे अच्छी तरह से सीखते हैं। एनसीएफ 2022 सबसे ज़्यादा किस पे ध्यान दे रहा है, वो खेल पे ध्यान दे रहा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये लाइन। इसलिए नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क में जो परिकल्पना की गई है उसके तहत संज्ञानात्मक, सामाजिक, भावनात्मक, शारीरिक सभी आयामों में बच्चे के विकास के लिए उन्हें रोचक अनुभव कराया जाएगा। इसके साथ ही सभी बच्चों को बुनियादी शिक्षा और संख्यानात्मक ज्ञान प्रदान किया जाएगा, ये एनसीएफ 2022 कहता है। अगला पॉइंट देखते हैं एनसीएफ 2022 क्या सिफारिश करता है। तो एनसीएफ ने सिफारिश की है कि सरकारी और निजी दोनों स्कूलों में 8 साल तक के बच्चों के लिए मातृभाषा शिक्षण का प्राथमिक माध्यम होना चाहिए। ये एनईपी 2005 भी कहता है, ये एनईपी 2020 भी कहता है, एनसीएफ 2005 भी कहता है, और अब कौन सा एनसीएफ 2022 भी इसकी चर्चा करता है। क्या कि सरकारी स्कूलों या प्राइवेट स्कूलों में 8 साल तक के बच्चों के लिए मातृभाषा शिक्षा का माध्यम होना चाहिए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। चलिए चलते हैं अब अगला अपने पॉइंट की तरफ। पंच तत्व की अवधारणा, और क्या है ये पंच तत्व, आइए जानते हैं इसके बारे में। तो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क ने बच्चों की शिक्षा के लिए पंचकोश की अवधारणा को विकसित किया है। किसको, पंचकोश की अवधारणा। और ये कहाँ से लिया गया, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन। जिसे एनसीएफ 2005 की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो सभ्यता और प्रकृति से। उसी तरह आपसे पूछ लिया जाएगा कि एनसीएफ 2022 की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, या एनसीएफ 2022 की पंचकोश की अवधारणा कहाँ से लिया गया है। तो ये लिया गया है तैत्तिरीय उपनिषद से। किससे, पंचकोश की अवधारणा तैत्तिरीय उपनिषद से हुई है, और ये उपनिषद से हुई है। और यह जो उपनिषद किसका है, यजुर्वेद का उपनिषद है, ठीक है। तैत्तिरीय उपनिषद जो यजुर्वेद का पाठ है उससे लिया गया है पंचकोश की अवधारणा। चलिए आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है पंचकोश वस्तु ज्ञान की 5 परतें हैं। पंचकोश क्या है, तो ज्ञान की 5 परतें हैं, और इससे एक बच्चे के संपूर्ण अस्तित्व के रूप में परिभाषित किया है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये सेशन, ठीक है, एग्जाम की दृष्टि से। आपको 1 नंबर कहीं से भी मिलने चाहिए। और एनसीएफ 2022 जैसे पिछले बार एग्जाम चल रहा था, जो 2022 जनवरी में एग्जाम चला था ऑनलाइन एग्जाम, उसमें एनईपी 2020 से बहुत सारे प्रश्न पूछे गए थे। तो हो सकता है एनसीएफ 2022 को 20 अक्टूबर को लॉन्च किया गया है, हो सकता है इससे आपको एग्जाम में प्रश्न पूछ दे। तो 15 से 20 मिनट का वीडियो होगा, इससे आपको 2-3 नंबर मिल जाते हैं। तो क्या जाता है, ठीक है। तो इसके लिए आपको देखना बहुत जरूरी है। और साथ ही अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दे। चलिए देखते हैं आगे। पंचकोश में शामिल है, कौन कौन से शामिल है पंचकोश में। पंचकोश में 5 चीज़ें कौन कौन है, तो अन्नमय कोश यानी भौतिक परत, प्राणमय कोश यानी जीवन शक्ति ऊर्जा परत, मनोमय कोश यानी मन की परत, और विज्ञानमय कोश बौद्धिक परत, और साथ ही है आनंदमय कोश आंतरिक स्व। ये 5 तत्व है जो पंचकोश में शामिल है। अगला पॉइंट है हमारा, प्रत्येक परत कुछ विशेषताओं को प्रदर्शित करती है। चलिए अब जानते हैं अगला पॉइंट क्या कर रहा है। तो अगला पॉइंट कर रहा हमारा कि एक बच्चे का समग्र विकास इन 5 परतों के पोषण को ध्यान में रखता है। ये शारीरिक विकास, प्राणिक विकास, भावनात्मक और मानसिक विकास, बौद्धिक विकास और आध्यात्मिक विकास। आध्यात्मिक विकास को क्या कहा गया है, चैतिक विकास भी कहा गया है।
इसमें शामिल है। चलिए आगे देखते हैं। एनसीएफ 2022 के मुताबिक पंचकोश मानवीय अनुभव, समझ और शरीर मन के महत्व की एक प्राचीन व्याख्या है। किसकी? मानवीय अनुभव, समझ और शरीर मन के महत्व की एक प्राचीन व्याख्या है। मानव विकास के लिए यह समग्र शिक्षा की दिशा में स्पष्ट मार्ग और दिशा देता है। कौन सा? एनसीएफ 2022। तो ये था, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट था। एनसीएफ 2022 से ये सारे पॉइंट बनते हैं। अब इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा मैं इसके नीचे क्वेश्चन भी कराऊंगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और आज 1 जनवरी 2023 है। 1 जनवरी यानी नया साल है, तो नया साल की आप सबको बधाई। और चलिए आगे की तैयारी करते हैं और देखते हैं और क्या क्या इससे क्वेश्चन बन पाते हैं। उससे जब चूँकि अभी हम लोग कर रहे थे एनसीएफ 2022 कर रहे थे, तो एनसीएफ 2005 की कुछ बातें हम कर लेते हैं, फिर एनसीएफ 2022 से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, क्या कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं एनसीएफ 2022 से, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ेंगे। उससे पहले ये आप देख सकते हैं पारिवारिक वृक्ष, इसमें अंकल, आंटी, मदर, फादर, ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर, ये सभी आ जाते हैं। भाई बहन, चचेरे, चचेरे, ये सभी भाई बहन आ जाते हैं। इसी को क्या कहा जाता है? फैमिली ट्री कहा जाता है। ये हमारा टीचर्स अकेडमी ऑफलाइन क्लास है। ठीक है, टीचर्स अकेडमी सरैया मुजफ्फरपुर बिहार में चलता है, ऑफलाइन क्लास है। चलिए चलते हैं आगे। एनसीएफ 2005 के कुछ पॉइंट जान लेते हैं, फिर हम लोग इससे रिलेटेड 2022 से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे इस वीडियो में आगे। चलिए, एनसीएफ 2005 के कितने अध्याय हैं? तो एनसीएफ यही एक क्वेश्चन को आपसे पूछता है कि एनसीएफ 2005 में कितने अध्याय हैं, और आपको आंसर देना है। तो 5 अध्याय हैं, याद रखना है एनसीएफ 2005 में। ये 2005 की चर्चा है, अभी हम लोग 2022 पढ़ रहे थे। ठीक है, अब 2005 की कुछ बातें जान लेते हैं कि कितने अध्याय हैं। तो 5 अध्याय हैं। कौन कौन है? तो अध्याय 1 परिप्रेक्ष्य है यानी परिचय है। अध्याय 2 सीखना और ज्ञान है। अध्याय 3 है पाठचर्या के क्षेत्र, स्कूल की अवस्था है और आकलन के बारे में है। अध्याय 4 है विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण के बारे में है। और अध्याय 5 है व्यवस्थागत सुधार के बारे में। तो 5 अध्याय हैं किसमें? एनसीएफ 2005 में। चलिए अब जान लेते हैं एनसीएफ 2005 के कितने मार्गदर्शक सिद्धांत हैं। तो ये भी 5 मार्गदर्शक सिद्धांत दिया गया है। किसके द्वारा? एनसीएफ 2005 के जरिए। क्या दिया गया है? तो चलिए ये भी देख सकते हैं। पहला तो है ज्ञान को विद्यालय के बाहरी जीवन से जोड़ना। ठीक है, कि ज्ञान को बाहर के स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ के बच्चों को बताना है, ना कि आपको किताबी ज्ञान देना है। अगला है शिक्षा को रटन प्रणाली से मुक्त करना है। ये कहना है किसका? एनसीएफ 2005 का। अगला है पाठचर्या का इस तरह संबोधन हो कि वो बच्चों के चहुमुखी विकास के अवसर उपलब्ध करे। मतलब बच्चों को ऐसी शिक्षा देने जो बच्चों के सभी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण हो और उनका विकास कर सकता है, चहुमुखी विकास कर सकता है। अगला है परीक्षा को अधिक लचीला बनाया जाए और कक्षा कक्षी गतिविधियों से जोड़ा जाए। मतलब परीक्षा जो भी हो कक्षा कक्षी गतिविधि से जोड़ा जाए, और उसको एक ऐसा नहीं 6 महीना या साल भर पे एक एग्जाम लिया जाए, उससे इस टाइप से आपको एग्जाम नहीं लेना है। इस बात पे ज़्यादा जोर देता है एनसीएफ 2005। चलिए अगला है एक ऐसी अभिभावी पहचान का विकास करना जिसमें लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्रीय चिंताएं सम्मिलित हो, यानी बच्चे को लोक निर्माण के प्रति आस्थावान बनाया जाए। ये कहता है एनसीएफ 2005 कि बच्चे में इस तरह का गुण का विकास किया जाए। चलिए अगला देखते हैं एनसीएफ 2005 के विषय क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो एनसीएफ 2005 के 4 विषय क्षेत्र है। कौन कौन से? पहला है भाषा, दूसरा है द्वितीय भाषा सीखना, पढ़ना लिखना सीखा, ये सब है। तीसरा है गणित और चौथा है सामाजिक विज्ञान। तो 4 विषय क्षेत्र है। अगला है एनसीएफ 2005 की विशेषताएं। ये विशेषताएं से आपसे बहुत प्रश्न पूछे जाएंगे। तो एनसीएफ 2005 की बात कर रहे हैं, हमने अभी एनसीएफ 2022 पढ़ा है। एनसीएफ 2022 से रिलेटेड क्वेश्चन अभी करेंगे इस वीडियो में आगे, लेकिन उससे पहले एनसीएफ 2005 की कुछ विशेषताएं जान लेते हैं। तो सबसे पहला विशेषता है एनसीएफ 2005 की कि प्राथमिक स्तर की शिक्षा कैसी होनी चाहिए? तो मातृभाषा में होनी चाहिए। एनसीएफ 2005 भी कहता है प्राथमिक स्तर पर बच्चों की पढ़ाई मातृभाषा में की जाए। एनईपी यानी नई शिक्षा नीति 2020 भी यही बातें कहता है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों की पढ़ाई मातृभाषा में कराई जाए। और साथ ही अब एनसीएफ 2022 जो अभी आया है, आधार किसको बनाया गया है? एनईपी 2020 को आधार बनाते हुए बनाया गया है एनसीएफ 2022। उसमें भी यही कहा गया है, क्या कहा गया है कि उसमें भी यही कहा गया है कि बच्चों की 8 साल तक के बच्चों की पढ़ाई मातृभाषा में कराई जाए, चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो या फिर सरकारी स्कूल हो। चलिए आगे देख लेते हैं अगला पॉइंट क्या बनता है हमारा। अगला पॉइंट है पाठ्यक्रम निर्माण में अभिभावकों के हितों और समझ को महत्व दिया जाए, कि पाठ्यक्रम में बच्चों के साथ साथ अभिभावक को भी महत्वपूर्ण स्थान दिया जाए। अगला है विद्यार्थियों में पढ़ाई के प्रति रुचि जागृत करने को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाए। ऐसा पाठ्यक्रम हो जिससे बच्चों को रुचि आए। इसलिए देखते हैं आप छोटे छोटे बच्चों के किताबों में क्या फिगर बना रहता है, फिगर के साथ A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, इस टाइप से कुछ दिया रहता है, ताकि बच्चों को मजा भी आए और वो आराम से पढ़ भी सके, इंटरेस्ट भी है और वो पढ़ भी ले। चलिए अगला पॉइंट है एनसीएफ 2005 में राष्ट्रीय एकता पर पर्याप्त बल दिया गया, कि
राष्ट्र की एकता बनाए रखने के लिए उस पर कुछ ऐसा कुछ किया जाए। ठीक है, अगला है बिना बोझ के अधिगम कार्यक्रम को शामिल किया। लर्निंग विदाउट बर्डन की बात करता है कौन? एनसीएफ 2005। अगला है बिना बोझ के शिक्षा की बात करता है। अगला है छात्रों के स्वतंत्र विकास हेतु प्रावधान किया जाए। बालकों को परीक्षा के बोझ से मुक्त करते हुए मानसिक एवं वार्षिक परीक्षा का प्रावधान, जिससे छात्रों की परीक्षा के प्रति रुचि विकसित हो। ठीक है, परीक्षा के प्रति रुचि विकसित करना है कि बच्चे की परीक्षा से डर न लगे। पर्यावरण शिक्षा पर पर्याप्त बल दिया जाए। शिक्षा को व्यवसायोन्मुख बनाने का प्रयास किया जाए। अगला पॉइंट है हमारा एनसीएफ 2005 स्कूली शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर कला शिक्षा विषय को लागू करना चाहता है। कला शिक्षा को विद्यालय से जोड़ने का उद्देश्य सांस्कृतिक विरासत की प्रशंसा करना तथा छात्रों के व्यक्तिगत और मानसिक स्वास्थ्य को विकसित करना है। अगला पॉइंट है हमारा, ये हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। तो एनसीएफ 2005 के अनुसार ज्ञान की प्रक्रिया में समुदाय की साझेदारी भी जरूरी माना जाए। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, करके सीखने पर बल दिया जाए। लर्निंग बाय डूइंग की बात कौन करता है? तो ये एनसीएफ 2005 करता है। राष्ट्रीय महत्व के बिंदुओं को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। पुस्तकालय में छात्रों को खुद पुस्तक चुनने का मौका दिया जाए। दंड व पुरस्कार की भावना को सीमित प्रयोग करना चाहिए। सांस्कृतिक कार्यक्रम में मनोरंजन के स्थान पे सौंदर्य बोध को बढ़ावा दिया जाए। अगला पॉइंट है हमारा जो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हम देख लेते हैं आपको। जैसे सूचना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको सीडीपी में बहुत बार पूछता है कि सूचना को ज्ञान मानना चाहिए या नहीं, तो ऑप्शन होगा नहीं। सूचना को ज्ञान मानने से बचा जाए, ये कौन कहता है? तो ये हमारा एनसीएफ 2005 कहता है। ठीक है, एनसीएफ 2005 के मुताबिक सूचना को ज्ञान नहीं मानना है। अगला पॉइंट है हमारा विशाल पाठ्यक्रम में मोटी मोटी पुस्तकें शिक्षा प्रणाली की सफलता का प्रतीक है, ये एनसीएफ 2005 मानता है। ठीक ना, एनसीएफ 2005 का मानना है कि पाठ्य पुस्तकों को समाज के स्वीकृत मूल्यों को लागू करने के लिए एक माध्यम के रूप में देखा जाना चाहिए। अगला हमारा अगला पॉइंट है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार सीखना अपने चरित्र में सक्रिय और सामाजिक है। अगला पॉइंट छात्रों द्वारा जो त्रुटियां की जाती है उससे भी हमें ज्ञान मिलता है। तो छात्रों द्वारा की गई त्रुटियां समाधान को पहचानने में सहायक सिद्ध होती है। परीक्षा सुधार के लिए किन पत्तियों की सिफारिश किया जाए? तो सामूहिक मूल्यांकन किया जाए। सतत और व्यापक मूल्यांकन यानी सीसीई, सतत और व्यापक मूल्यांकन आपसे पूछा जाता है, तो सीसीई कंटिन्यूअस एंड कम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, ये 1 नंबर का आपको फुल फॉर्म पूछा जाता है सीसीई का। एवं खुली पुस्तक परीक्षा मूल्यांकन किया जाए। अगला है एनसीएफ 2005 के द्वारा नागरिक शास्त्र के स्थान पर राजनीति शास्त्र का प्रयोग किया जाए, ये एनसीएफ 2005 कहता है। अब चलिए बात करते हैं एनसीएफ 2022 से। अब ये हमने एनसीएफ 2022 किया, उसके बाद एनसीएफ 2005 के कुछ पॉइंट किए, लेकिन एनईपी 2022 से क्या कुछ प्रश्न बन सकते हैं जो आपके सीटेट एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उससे रिलेटेड हम प्रश्न करेंगे। तो एनसीएफ 2022 से क्या कुछ प्रश्न बन सकते हैं, उस प्रश्न को मैं लेके आया। तो चलिए बात करते हैं पहले प्रश्न की तरफ। हमारा पहला प्रश्न बन सकता है क्या कि एनसीएफ 2022 को किस शिक्षा नीति के आधार पर बनाया गया है? ऑप्शन है एनसीएफ 2005, एनईपी 2020, कोठारी कमीशन या यशपाल कमेटी। तो किसके आधार पर बनाया गया है? अभी हमने वीडियो में बताया कि किसके आधार पर एनसीएफ 2022 को लाया गया है। ये लाया गया है ऑप्शन बी, इसका सही आंसर हो जाएगा एनईपी 2020। तो एनईपी 2020 के आधार पर नई शिक्षा नीति 2020 के आधार पर एनसीएफ 2022 को लाया गया है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है ये। अगला हमारा प्रश्न जो बनता है वो ये है कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क यानी एनसीएफ 2022 न लिखा हुआ, लेकिन ये नहीं होगा, ने बच्चों की शिक्षा के लिए पंचकोश की अवधारणा को बताया है। पंचकोश की अवधारणा किस उपनिषद से उत्पन्न हुई है? अब आपको बताना है कि पंचकोश की अवधारणा किस उपनिषद से प्राप्त हुई है, किस उपनिषद के आधार से उत्पन्न हुई है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप इसका सही आंसर कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। अगर आपको नहीं याद होता है तो 1 से 2 बार इस वीडियो को देख लेंगे तो आपको एग्जाम में बहुत हेल्प होने वाला एग्जाम में, इसके लिए पहले से ही वीडियो बनाया जा रहा है, तो जरूर देखें। और साथ ही अपने सभी दोस्तों को जो भी सीटेट का एग्जाम दे रहे हैं उन सभी को ये जरूर शेयर कर दे, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? चलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तैत्तिरीय उपनिषद से इसको लिया गया है। तैत्तिरीय उपनिषद जो यजुर्वेद का उपनिषद है, ठीक है, उससे लिया गया है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है एनसीएफ 2022 से रिलेटेड है। क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन एनसीएफ 2022 के संबंध में सही है? कौन सा कथन सही है ये बताना है। कथन वाले क्वेश्चन बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं कथन से रिलेटेड आपको सीटेट के एग्जाम में, तो इस टाइप से कथन का भी हमने प्रश्न लेके आया। तो चलिए एनसीएफ का फाउंडेशनल स्टेज पाठ्य पुस्तकों के रिवीजन के बारे में नहीं है, ये बिल्कुल सही है कि
जो NCF 2022 है वो पाठ्य पुस्तकों के रिवीजन के बारे में बात नहीं करता। ये बिल्कुल सही है, तो पहला सही है। चलिए अब पढ़ते हैं दूसरा। अब पूछ रहा है सही कौन सा है, ये भी पूछ रहा है। तो चलिए अगला देखते हैं। यह खेल आधारित शिक्षा शास्त्र है और देर से सीखने को संबोधित करने पर भी ध्यान केंद्रित करता है। ये भी बिल्कुल सही है कि यह खेल पर आधारित है, खेल पर आधारित शिक्षा शास्त्र है और देर से सीखने को संबोधित करने पर भी ध्यान केंद्रित करता है। यानी कौन सही है, तो ऑप्शन ए भी सही है, ऑप्शन बी भी सही है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन 3। ऑप्शन 3 ए और बी दोनों सही है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, अगर आप इस वीडियो को शुरू से देख रहे हैं और अगर अभी तक आपने वीडियो को शुरू से नहीं देखा तो वीडियो को जरूर शुरू से देखें, क्योंकि सारे प्रश्न आपके बनते हैं NCF 2022 से, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके एग्जाम की दृष्टि से। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है हमारा। अगला प्रश्न है NCF 2022 में दी गई पंचकोश की अवधारणा में किस कोश में बच्चे के गुणों का विकास की बात की गई है। यहाँ बच्चे के गुणों का विकास है, ठीक ना, ये बच्चे क्या है, बच्चे यहाँ लिखा हुआ है, बच्चे के गुणों का विकास की बात की गई है। किसमें, NCF 2005 में। ऑप्शन है शारीरिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट, इमोशनल या मेंटल डेवलपमेंट यानी मानसिक विकास, क्षैतिक विकास या फिर प्राणिक विकास। तो किसमें किया गया है, तो ये किया गया है ऑप्शन, इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी यानी 2 नंबर इसका आंसर सही है कि मानसिक विकास में बच्चे के गुणों का विकास यानी मौलिक वर्धन की बात की गई। चलिए देखते हैं इसके बारे में क्या कुछ लिखा गया है मानसिक विकास में। यहाँ आप देख सकते हैं, आपके लिए ये काफ़ी शानदार सेशन बनाया गया है, तो यहाँ आप देख सकते हैं। चलिए देखते हैं क्या है। इमोशनल या मेंटल डेवलपमेंट के मानसिक विकास के अंदर में बात की गई है कि एकाग्रता, शांति, इच्छा और इच्छा शक्ति, साहस, नकारात्मक भावनाओं को संभालना, गुणों का विकास। यही आपसे पूछ रहा है ना उस क्वेश्चन में, क्या कि गुणों का विकास यानी मौलिक वर्धन की बात किसमें की गई है, तो ये किया गया है मानसिक विकास में। अब इसको पढ़ लेते हैं। गुणों का विकास काम और लोगों और स्थितियों, खुशी, दृश्य और प्रदर्शन कला, संस्कृति और साहित्य से जुड़ने और अलग होने की इच्छा की बात करता है। किसमें करता है, तो ये करता है आपको मानसिक विकास में। और यही क्वेश्चन है यहाँ कि गुणों का विकास की बात किसमें करता है, तो ये करता है मानसिक विकास में, यानी ऑप्शन 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है हु वाज द चेयरपर्सन ऑफ नेशनल स्टीयरिंग कमेटी फॉर नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2022, यानी कौन है नेशनल स्टीयरिंग कमेटी का, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2022 का स्टीयरिंग कमेटी का हेड, चेयरपर्सन कौन है, इनके बारे में ये पूछा गया है। ऑप्शन क्या है, तो ऑप्शन है के कस्तूरी रंजन, धर्मेंद्र प्रधान, रमेश पोखरियाल निशंक या भी राम गोपाल राव। इन चारों में से आपको बताना है कि कौन है हमारे स्टीयरिंग कमेटी के चेयरपर्सन 2022 NCF के। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, देखिए पहले तो धर्मेंद्र प्रधान, जिन्होंने NCF 2022 को लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है, 2022 कब किया है, 20 अक्टूबर। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये बनता है। 20 अक्टूबर 2022 को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने NCF 2022 को लॉन्च किया है। तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री यहाँ जो दिखाया गया है वो कौन है, वो है धर्मेंद्र प्रधान है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री है तो वो तो नहीं हो सकते। रमेश पोखरियाल निशंक और भी राम गोपाल राव, ये दोनों भी नहीं है। तो ऑप्शन बचता है कौन, एक के कस्तूरी रंजन। ये है NCF 2022 के चेयरपर्सन ऑफ स्टीयरिंग कमेटी। ठीक है, स्टीयरिंग कमेटी के चेयरपर्सन, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के स्टीयरिंग कमेटी के चेयरपर्सन कौन है, के कस्तूरी रंजन। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है NCF 2022, देखिए काफ़ी इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। आपको इसका आंसर आप दे सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक मैं इसे पढ़ता हूँ। क्या है, NCF 2022 के अनुसार बाल विकास की मुख्य कुंजी है, क्या है ये बताना है। बाल विकास NCF 2022 किस पे फोकस करता है, हमने 2-3 बार इस लाइन को बोला है कि NCF 2022 किस पे फोकस करता है, तो ये कहा मुख्य कुंजी किस पे फोकस करता है, या मुख्य कुंजी क्या है। ऑप्शन है इसका खेल, प्रेक्षण, पुस्तक संस्मरण या फिर क्लासरूम स्टडी। तो किस पे बात करता है, तो NCF 2022 जो हमारा बात करता है वो सबसे ज़्यादा किस पे बात करता है, वो करता है खेल पे, कि बच्चे को खेल के माध्यम से सिखाना चाहिए। इस बात पे बात करता है NCF 2022। तो इसका सही आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए इसमें क्या कुछ कहा गया है, ये इस वीडियो में भी है। चलिए यहाँ इसका पूरा पैराग्राफ दिया गया है। यह NCF 2 पाठ्यक्रम संगठन, शिक्षा शास्त्र, समय और सामग्री संगठन और बच्चे के समग्र अनुभव के लिए वैचारिक, परिचालन और लेन देन के दृष्टिकोण के मूल में, देख रहे हैं, मूल में किसको महत्व दिया गया, खेल के महत्व पर जोर देता है। कौन,
एनसीएफ 2022 की ये बात कर रहा है कि एनसीएफ 2022 किस पे जोर देता है, खेल के महत्व पर जोर देता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कुछ कहता है, ठीक है, चलिए अगला हमारा प्रश्न है कि एनसीएफ 2022 में दिए गए सामाजिक, भावनात्मक और नैतिक विकास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक पाठ्यचर्या लक्ष्य है। यानी नैतिक हो, सामाजिक हो, जिसमें सामाजिक नैतिक की बात हो। नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था, कोहलबर्ग ने दिया था क्या? जरूर हमें कमेंट करके बताएं। नैतिक विकास का सिद्धांत कोहलबर्ग ने दिया था, हमें कमेंट करके बताएं कि किसने दिया था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसका आंसर मैं बाद में बता दूंगा आपको, वैसे आप हमें तब तक कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, मैं आपसे वीडियो में देख भी रहा हूँ कि हाँ किसका आंसर सही आ रहा है, मैं बताऊंगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं कि बच्चों में ऐसी आदतें विकसित होती है जो उन्हें स्वस्थ और सुरक्षित रखती है। बच्चे अवलोकन और तार्किक सोच के माध्यम से आसपास की दुनिया को समझते हैं। बच्चे ने 2 भाषाओं में दिन प्रतिदिन की बातचीत के लिए प्रभावी संचार कौशल विकसित किए, या बच्चों में उत्पादक कार्य और सेवा या सेवा के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित होता है। तो एनसीएफ 2022 जो हमारा एनसीएफ 2022 है वो दिए गए सामाजिक, भावनात्मक और नैतिक विकास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक पाठ्यचर्या लक्ष्य है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ ऑप्शन डी लिखा हुआ है कि बच्चों में उत्पादक कार्य और सेवा या सेवा के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करता है। ये नैतिक विकास के संबंध में कार्य है। ठीक है, सामाजिक, भावनात्मक और नैतिक विकास ये किससे रिलेटेड है, तो सेवा और सेवा करना, किसी का सेवा करना वो नैतिक विकास में आ जाता है, नैतिक के प्रति नैतिक सरोकार में आ जाता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। ठीक है, आप लोगों ने आंसर नहीं दिया कि नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था, तो ये दिया था कोहलबर्ग ने। चलिए आगे चलते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। अगला हमारा जो प्रश्न है वो देखते हैं क्या कुछ कहा गया है इस प्रश्न में। ठीक है, एनसीएफ 2022 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण योजना का घटक नहीं है। क्या पूछ रहा है आपसे, शिक्षण योजना का घटक नहीं है ये पूछ रहा है। ऑप्शन है दक्षताएं, सीखने के परिणाम और इच्छित पाठ उद्देश्य। ये बिल्कुल है, ये सभी हम कुछ भी सीखते हैं उसके लिए सीखने परिणाम जानना चाहते हैं। इच्छित पाठ उद्देश्य होता है कि हाँ हमको इस पाठ से कुछ सीख लेना है कुछ, तो ये उद्देश्य होता है। तो पहला तो है, कौन सा नहीं है ये पूछ रहा है। दूसरा है उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए शिक्षक निर्देशित और या बच्चे के नेतृत्व वाली गतिविधियां। बिल्कुल बच्चे से नेतृत्व वाली गतिविधियां किया जाता है, तो ये भी है, ऑप्शन 2 भी है। तीसरा है गतिविधियों की अवधि और अनुक्रम। बिल्कुल एक सिस्टम से चलने की भी प्रयास किया जाता है और एक निश्चित समय में प्रयास किया जाता है कि वो पूर्ण हो जाए, तो ये भी है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, जब तीनों है और पूछ रहा है कौन सा नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा नॉन ऑफ द अबव, यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, काफ़ी इंपोर्टेंट सेशन है आज का ये। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ निपुण। निपुण का फुल फॉर्म क्या है ये आपसे पूछ रहा है, किसका, निपुण का। ठीक है, निपुण भारत, इसका नाम है निपुण भारत प्रोग्राम। जो ये प्रोग्राम है, ठीक है, इसका नाम ही है निपुण भारत प्रोग्राम, इसका पूरा नाम है। ठीक है, चलिए तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ निपुण, तो निपुण का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 1। ठीक है, क्या है ऑप्शन 1 में, आइए देखते हैं। ऑप्शन 1 सही आंसर हो जाएगा कि नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी भारत प्रोग्राम। ठीक है, NIPUN यानी नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी भारत प्रोग्राम, ये निपुण का फुल फॉर्म है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। अगला पॉइंट क्या बनता है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ FLN। FLN क्या नाम है, FLN का फुल फॉर्म क्या है, आपसे 1 से 2 नंबर का फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है। तो काफ़ी इंपोर्टेंट सेशन है, जरूर देखिए और अपने सभी दोस्तों में से शेयर कर दे जो भी आपके सीटेट के एग्जाम देने वाले हैं। तो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ FLN, तो FLN का फुल फॉर्म होगा फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, क्या, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी FLN का सही फुल फॉर्म है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगला पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट है ECE का फुल फॉर्म क्या है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ECE। ECE का फुल फॉर्म क्या है, तो ECE का फुल फॉर्म है अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, यानी अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, ये इसका सही आंसर है। तो सही आंसर कौन सा है, अर्ली चाइल्डहुड, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। और ये हमारा लास्ट प्रश्न था EC। मैं आपसे एक प्रश्न पूछ के जा रहा हूँ कि CCE ये तो था, ये क्या था, ये था हमारा ECE, ये था हमारा EC। हम आपसे पूछ रहे हैं CCE का फुल फॉर्म क्या होता है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही
आपने अगर अभी तक वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। हम इस तरह बेस्ट वीडियो लाते रहेंगे और आप सबको एक बार फिर से नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाई। और इसी के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय